नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्य धावाड़कर है और आज हम एडियाबैटिक प्रोसेस के कंसेप्ट को जानने वाले हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैं सिर्फ आर्य धावाड़कर, मैं आज आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ। उसके एग्जाम्पल्स, उसकी डेफिनेशंस, उसके मैथमेटिकली क्या क्या इक्वेशंस है, मैथमेटिकली उसको क्या क्या बोल सकते हैं, उसके मैथमेटिकली उससे क्या क्या डिराइव हो सकता है, ये हम उससे जानेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। चलो शुरू करते हैं। डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच नो हीट फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या, आप कैसे समझोगे, आप इस वाक्य को कैसे समझोगे? इस वाक्य को आप दो चीजों में समझोगे। एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच नो हीट फ्लो, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब हीट का फ्लो नहीं हो रहा। मतलब हीट, हीट मतलब क्या? टेम्परेचर। हीट का क्या काम होता है? मतलब हीट का फ्लो जो होता है ना, वो क्या होता है कि टेम्परेचर, ग्रेटर टेम्परेचर जो होता है और लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस, एक ग्रेटर और एक लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस, अगर हीट का फ्लो दोनों में हो रहा है तो ग्रेटर टेम्परेचर वाला खुद की टेम्परेचर को घटाएगा और छोटे टेम्परेचर वाला जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। ये कब तक होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है हम उसे क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हीट फ्लो प्लेस ही नहीं हो रहा, मतलब हीट का फ्लो ही नहीं हो रहा दो सब्सटेंसेस के बीच में, तो उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। अभी दूसरी लाइन जो समझने वाली है वो है सराउंडिंग एंड सिस्टम। सराउंडिंग और सिस्टम क्या होता है? देखो, सिस्टम हमारा क्या चीज है? सिस्टम मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेसल लिया, वेसल मैंने लिया, तो मेरा वो जो वेसल है वो मेरा सिस्टम हो जाएगा, डेफिनेटली सिस्टम। उसमें मैं कितने भी प्रोसेस कर सकता हूँ। और सराउंडिंग, सराउंडिंग बाकी का एरिया। अभी बाकी का एरिया मतलब कितना एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ये समझ लीजिए। मतलब अगर मेरा सिस्टम है उसके लिए सराउंडिंग मत क्या क्या अर्थ होगा? उस सिस्टम के छोड़ के जितना भी यूनिवर्स में चीजें हैं वो सारी सराउंडिंग में आ जाएंगी। उस चीज मतलब मेरा जो वेसल है मैंने गैस पे रखा हुआ बॉइलिंग के लिए, उसे छोड़ के सारी चीजें सराउंडिंग में आ जाएगी। सारी चीजें यूनिवर्स में, सारे स्टार्स, 2-3 करोड़ लाख कितने भी किलोमीटर दूर चीज हो वो भी हमारे सराउंडिंग में आएगी। दो उसका इफेक्ट इतना नहीं है जितना मेरे गैस के, मैंने गैस पे वेसल रखा है उसके गैस के किचन में जितना इफेक्ट आता है किसी चीज का, उतना इफेक्ट दूर किलोमीटर भर स्टार का नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उसे हम सराउंडिंग में पकड़ रहे हैं। अगला स्टेटमेंट, इन दिस प्रोसेस द सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, अभी इसका अर्थ क्या है? लोग इसे कैसे समझते हैं कि आइसोलेट मतलब, आइसोलेट मतलब उसको बाजू में धक्का दे दिया, बाजू में रख दिया, आइसोलेशन, क्वारंटीन, वो वाला क्वारंटीन नहीं है, वो कोविड-19 वाला अर्थ नहीं है इसका। इसका बेसिकली अर्थ है कि आइसोलेटेड मतलब, देखो सराउंडिंग और सिस्टम, देखो सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें और सिस्टम हमारा वेसल छोटा है। ऑब्वियस सी बात है कि सराउंडिंग का जो है, सराउंडिंग के आसपास जितनी एनर्जी है वो सिस्टम से तो ग्रेटर ही होगी। क्यों? क्यों ग्रेटर होगी? भाई देखो ना, अपना सराउंडिंग कितना बड़ा है, सिस्टम तो बहुत ही छोटू सा है। सराउंडिंग इज मच 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 ग्रेटर देन सिस्टम। तो सराउंडिंग क्या करेगा? उस पे क्या, हमेशा उस पे कोई इन्फ्लुएंस लगाएगा। मतलब अपना टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने से हमारे वेसल में भी चेंजेस आएंगे। वेसल में टेम्परेचर चेंज आएगा, प्रेशर चेंज आएगा। अगर हमारा एक्सटर्नली, एक्सटर्नल मतलब सराउंडिंग में प्रेशर या टेम्परेचर का कोई चेंज आया, लेकिन इस एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा है कि वो आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं हम। अभी ये आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं तो क्या होता है, सराउंडिंग का इतना कोई इफेक्ट ही नहीं होता एडियाबैटिक प्रोसेस पे, कोई इफेक्ट नहीं होता। अभी ये क्यों होता है वो अगली लाइन से हमें समझ में आएगा कि वॉल्स ऑफ द कंडक्टर्स आर इंसुलेटेड वॉल्स। देखो ये बहुत बड़ी बात है, इंसुलेटेड वॉल्स। अभी इंसुलेटेड वॉल्स है तो इसका अर्थ क्या हो गया कि कोई उनमें फ्लो ऑफ हीट नहीं होगी। इंसुलेटेड वॉल्स जो होते हैं, इंसुलेटर जो सब्सटेंस होते हैं उसमें हीट का फ्लो जीरो के बराबर होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। द हीट ट्रांसफर
फ्रॉम सिस्टम और इन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। अभी देखो आपने पहली लाइन समझी कि फ्लो ऑफ हीट नहीं होता तो हमने समझा कि इंसुलेटर के कारण वो नहीं होता, इसके कंसेप्ट को समझा। अभी देखो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम और इन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। अभी ये फ्रॉम सिस्टम और इन द सिस्टम जो लिखा है वो उसका अर्थ क्या है? देखो फ्रॉम सिस्टम मतलब क्या, हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सिस्टम, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में भाग रहा है हीट मेरा। ये ऐसा क्यों होता है? अभी देखो फ्रॉम सिस्टम और इन द सिस्टम के कंसेप्ट को आप कैसे समझोगे? सपोज मैं एक बॉटल लेता हूँ, उसमें मैं 70 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखता हूँ, और मैं पुणे में हूँ, तो पुणे में सपोज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो हमने बॉटल में पानी भरा है उससे तो डेफिनेटली कम है। तो इससे क्या होता है, जो हीट है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा है, यहाँ पे कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हीट का फ्लो होगा बॉटल से सराउंडिंग तक, बॉटल से बाहर आएगी हीट सारी। क्यों? क्योंकि अंदर वाला टेम्परेचर कम है, तो वो अपनी जो एनर्जी है वो बाहर देगी, इसलिए हम उसे फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग वाला जो होता है वो है हीट ट्रांसफर। इस केस में जब सराउंड सिस्टम का टेम्परेचर जब सराउंडिंग से ज्यादा होगा तब हीट का फ्लो कैसा होगा? सिस्टम से सराउंडिंग में होगा। ये समझो, सिस्टम का टेम्परेचर जब भी सराउंडिंग से ज्यादा होगा तब हीट ट्रांसफर का जो डायरेक्शन होगा वो सिस्टम से सराउंडिंग होगा। अभी आगे बढ़ते हैं इन द सिस्टम। अब इन द सिस्टम का अर्थ क्या है? मतलब हीट का ट्रांसफर, हीट आ रही है सिस्टम में, तो इसको कैसे समझो? सेम ही एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक बॉटल में अभी क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी रख दिया, मतलब बहुत ठंडा है वो, और बाहर 20 डिग्री सेल्सियस जैसे मैंने पहले बताया। तो क्या है, टेम्परेचर कहाँ ज्यादा है? बाहर ही ज्यादा है। तो बाहर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, हीट का ट्रांसफर क्या होता है, वो बोलता है कि हाँ चलो हम क्या करते हैं, सारी हीट है सराउंडिंग की वो सिस्टम में दे देते हैं, तो इन द सिस्टम हीट जाती है। अभी इन द सिस्टम को समझो, जब भी सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम से ज्यादा होगा तो हीट का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम होगा। ये समझ में आ गई लाइन? वापस रिपीट करता हूं, जब भी सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम से ज्यादा होगा तो हीट का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम होगा, और वाइस वर्सा जब भी सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो सिस्टम से सराउंडिंग हीट का फ्लो करता है। अभी यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन भी जानना जरूरी है। जब भी हीट का फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग होता है तो जो हीट होता है उसकी साइन क्या होती है? हीट सिस्टम से भाग रही है तो हम उसको नेगेटिव साइन लेते हैं, और जब सिस्टम में हीट आ रही है तो पॉजिटिव साइन, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग इज नेगेटिव हीट माइनस, और व्हेन सराउंडिंग से सिस्टम है तो पॉजिटिव हम लेंगे उसको वैल्यू को। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस में सिंपल एंड इजी एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। A simple and easy example of adiabatic process is a moving piston working in a cylinder that is completely insulated। देखो डायग्राम में उनका completely insulated, तो आप देख सकते हैं वहां इंसुलेशन है बाजू में। इस सिलेंडर में देखो इंसुलेशन है, ये जो वॉल्स है, ये देखिए ये जो वॉल्स है यहाँ पे इंसुलेटेड लिखा गया है, ये इंसुलेशन है यहाँ पे। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वर्क डन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन वर्क डन एंड हीट। ये थोड़ा गलत है, वर्क डन एंड हीट नहीं चाहिए वहां पे, सिर्फ हीट वर्क डन चाहिए, क्योंकि हीट तो जीरो है। तो एनर्जी का ट्रांसफर की जिम्मेदारी किस पे आएगी सर? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स याद कीजिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो हीट, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो किससे आएगा? सिर्फ वर्क डन से आएगा, हीट से नहीं आएगा। ये शायद गलत लिखा है वहां पे, जो भी लिखा है वो। देयर आर टू प्लेसेस, तो सॉरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस व्हेन कंप्रेशन टेक्स प्लेस एंड एक्सपांशन। देखो कंप्रेशन क्या होता है, मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, कंप्रेशन मतलब यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, और एक्सपांशन मतलब देखो एक्सपांशन वहां वॉल्यूम बढ़ रहा है। यही आप इजीली समझो, कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीजेस, एक्सपांशन वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ मूविंग पिस्टन, ऑन अ मूविंग पिस्टन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स बाय पुटिंग अ लोड ऑफ वेट W। अगर मैंने कोई लोड ऑफ वेट W रखा, कंप्रेशन ऑकर, मतलब ये आपको समझना होगा। देखो ये इस लाइन को आप ठीक से समझो, मतलब इस स्टेट में अगर है और मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक W रख दिया, ब्लॉक W यहाँ पे है, देखो जहाँ एरो पॉइंटेड है वहां मैंने ब्लॉक W रख दिया, तो क्या होगा, नीचे जाएगा। अभी देखो नीचे जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या
प्रेशर क्या होगा, इनिशियल प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा अंदर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन जब W रखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है प्रेशर इंक्रीजेस। इसका अर्थ क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस का अर्थ है कि यहाँ पे देखो W वेट है, अभी वो गैस पे क्या फोर्स लगा रहा होगा, W फोर्स ही लगा रहा होगा ऑब्वियसली। तो इसमें प्रेशर क्या आ जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A है तो W बाय A प्लस P एटमॉस्फेयर प्लस W बाय A, ये यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट आप जान लीजिए। अभी दूसरा वाला, इसी स्टेट में मैंने W वेट है, अभी यहाँ पे हमने वही W वेट रखा हुआ है और वो ऐसे ही कंप्रेस्ड है। अभी मैं उसको उठाता हूँ, ये छूट जाता है, अभी ऊपर भागने लगता है। अगर ये ऊपर भागने लगता है तो क्या होता, यहाँ पे लिखा है प्रेशर डिक्रीज। अभी प्रेशर क्यों डिक्रीज, देखो यहाँ W वेट का फोर्स है ही मेंटेन, तो ये W बाय A प्लस P ATM, P ATM मतलब P एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस W बाय ये प्रेशर होगा। लेकिन ऊपर जैसे ही भागेगा, ऊपर भागेगा ऐसा होगा कि एक्सटर्नल जो प्रेशर यहाँ पे सराउंडिंग में, वो इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा जब भी हम W वेट को हटाएंगे। मतलब हम देखो इसे समझो, when you are applying the force the pressure will increase, the temperature will increase, also temperature will increase, but when you are withdrawing the force then the temperature and pressure both will decrease। ये आप समझ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड पाथ फंक्शंस एंड इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो स्टेट एंड पाथ फंक्शंस क्या होती है, स्टेट फंक्शंस मतलब क्या, स्टेट फंक्शन ऐसी फंक्शंस जिसमें जो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में क्या हो रहा है, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे जो चीजें डिपेंडेंट होती है, जो प्रोसेस जो फंक्शन जो वेरिएबल्स डिपेंडेंट होते हैं उसे हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। पाथ फंक्शन जो पाथ ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं उसे हम उसे पाथ फंक्शंस कहते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है तो डेल्टा क्यू जीरो होगा, द फ्लो ऑफ हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम इज जीरो, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये तो आ गया हमें। अभी अगली स्टेटमेंट देखो, वी नो दैट डेल्टा यू क्या है, स्टेट फंक्शन है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, पाथ फंक्शन है। डेल्टा यू स्टेट फंक्शन एंड डेल्टा डब्ल्यू इज अ पाथ फंक्शन, सो रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू इज दैट। अभी देखो रिलेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अभी डेल्टा यू जो होता है इंटरनल एनर्जी, उसका फॉर्मूला हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होता है। सीवी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज, और एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। सो वर्क डन क्या होगा इस केस में, माइनस ऑफ एनसीवी डेल्टा टी, माइनस ऑफ एनसीवी डेल्टा टी होगा। बट इज इट द ओनली फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग वर्क डन, क्या यही एक फॉर्मूला है जो वर्क डन को बता रहे हैं? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और उन फॉर्मूलाज को जानते हैं। क्या है वो फॉर्मूलाज, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी मैं लेफ्ट साइड पे नहीं फोकस कर रहा, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू P2 P1 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा माइनस 1, वहां नहीं जाते, हम राइट साइड पे आते हैं। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी ये पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एडियाबैटिक प्रोसेस पे लगाएंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो मानेंगे तो हम दो इक्वेशन निकलेंगे, वहां से दो इक्वेशन निकलेंगे, दो रिलेशन निकलेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे उसे, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो उसे कि वर्क डन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अभी डेल्टा क्यू जीरो है, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस चल रही है ना, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अभी डेल्टा यू को हम वहां पे एनसीवी dt सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वैसे ही वर्क डन को पीडीवी प्लस डीपीवी उसे हम एनआरडीटी लिखेंगे। इसी तरह से हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे तो हमें ऐसा एक रिलेशन मिलेगा आखिर में कि डीपी बाय पी इज इक्वल टू गामा गामा डीपी डीवी बाय वी, ऐसा कुछ तो रिलेशन मिलेगा। उससे हम इंटीग्रेशन वगैरह लगाएंगे तो हमें ये समझेगा कि पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर गामा। अभी गामा क्या होता है, गामा मतलब देखो सीपी बाय सीवी का रेशियो होता है। सीपी क्या होता है, कांस्टेंट सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी होता है कांस्टेंट सॉरी कांस्टेंट ही होता है वो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है, गामा सीपी बाय सीवी होता है। नाउ
हम जब आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि P हम आइडियल गैस इक्वेशन के जो कंसेप्ट है उसे लगाएंगे तो हमें और दो रिलेशन मिलते हैं। P टू द पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू टेम्परेचर, या T टू द पावर गामा। T मतलब टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर, गामा CP by CV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑल्सो T V to the power gamma minus 1, temperature into volume into the power gamma minus 1 is equal to constant। ये समझो। तो ये ऑल्सो मैथमेटिकली इन एडियाबैटिक प्रोसेस वी नो दैट कि हमें ये चीजें पता है, ऐसा ही है। मतलब थोड़ा सा मैंने अलग ऑर्डर चेंज कर दिया बताते वक्त। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अभी जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं पीवी गामा कांस्टेंट, उसी को हम यूज करते हैं, उसी चीजों को हम यूज करके हम वर्क डन का एक फॉर्मूला बनाते हैं। उस फॉर्मूला को हम कहते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। P1V1 क्या होता है? इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम होता है। P2V2 फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम, गामा होता है हमारा CP बाय CV, हमने वो पढ़ा है। तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और एक और बात मैंने बताया था ना, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो क्या क्या चीजें होती है? कहाँ पे? यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज। तो वो यहाँ पे भी लग जाएंगे कि देखो पीवी गामा कांस्टेंट है, तो वो सारी चीजें वहां अभी आ जाएंगी। शुरुआत में मैंने मैथमेटिकली एडियाबैटिक प्रोसेस में बहुत सारी चीजें बताई थी। उसी तरह देखो प्रेशर बढ़ेगा तो ये रिलेशन देखो, प्रेशर बढ़ेगा मतलब जो कंप्रेशन एक्सपांशन में आप देखो प्रेशर बढ़ेगा डिक्रीज होगा, उसके लिए गामा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये आप अंडरस्टैंड कर लो, गामा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये सारा हमें चीजें हैं मैथमेटिकली हमें दी हो गई। हमें इसके पीछे पीछे हमने सारे कंसेप्ट भी पढ़ लिए इसके एडियाबैटिक प्रोसेस के। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ लिए, हमने मैथमेटिक्स को भी जान लिया। अभी हमें क्या करना है? प्रॉब्लम करने मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम करने का अर्थ क्या होता है? कंसेप्ट प्लस प्रॉब्लम, सॉरी कंसेप्ट प्लस जो मैथमेटिकल नॉलेज है उसके ऊपर मैथमेटिकल फॉर्मूलेज है, दोनों को अप्लाई करके हमें सारी चीजों को समझना होता है। देखो फिजिक्स में देखो हमने पहले कंसेप्ट समझा, फिर हमने उसके बारे में मैथमेटिकली कुछ डिराइव की चीजें, कुछ बताई चीजें कि यार ये ऐसा ऐसा होता है, ये ऐसा ऐसा होता है। इसका डिटेल्ड जो है ना डेरिवेशन, इसका डिटेल डेरिवेशन वो एडियाबैटिक प्रोसेस का एचसी वर्मा में दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया है एचसी वर्मा सर ने। उसे भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है, इसलिए मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस अच्छा लगता है। क्यों? एडियाबैटिक प्रोसेस आते ही एडियाबैटिक प्रोसेस जब भी आया क्वेश्चन में, देखो ये तो पहले मन में क्या आनी चाहिए? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये पहली चीज आनी चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो ये सारा हमने आज देखा ज्ञान एडियाबैटिक प्रोसेस का। पहले हमने उसकी डेफिनेशन को जाना, डेफिनेशन तो बहुत ही अच्छी खासी थी, बहुत ही ज्यादा हमने डिटेल एनालिसिस किया डेफिनेशन पे ही। फिर हमने बीच के जो चीजें हैं बिटवीन द सराउंडिंग अर्थ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सारी चीजों को भी हमने अंडरस्टैंड किया। आगे एडियाबैटिक प्रोसेस में कंप्रेशन और इंसुलेशन, ये सारे वेट और लोड्स को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि फोर्स का क्या होता है। देखो ये मैंने विड्रॉइंग और अप्लाइंग फोर्स, इसके बारे में कंप्रेशन और एक्सपांशन को बताया अच्छे से। स्टेट फंक्शंस पाथ फंक्शंस के एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन आता है एक दूसरे से, ये मैं इसको डायरेक्ट फर्स्ट लॉ से ही मैं यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ कि व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक चेंजेस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सब चीजें हमने आज सीखी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अभी एक मैंने कोड भी रखा है आखिर में, व्हाट वन कॉल्स गॉड अनदर मैन कॉल्स लॉ ऑफ फिजिक्स। तो ये निकोला टेस्ला है। मतलब ये बहुत ही मतलब कितना डीप है इसका अर्थ आप समझ नहीं पाओगे। मतलब आपको समझ में आएगा लेकिन निकोला टेस्ला, मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि निकोला टेस्ला या क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि देखो कोई भी चीज, कोई भी इंसान भगवान को देखेगा, किसी को भी कोई भगवान कहेगा, उसे दूसरा आदमी फिजिक्स के लॉस कहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब फिजिक्स के लॉस को इतना रिस्पेक्ट दिया है निकोला टेस्ला ने यहाँ पे, ये आपको समझ में आएगा। तो धन्यवाद। आज हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को आज हमने समझा है, हमने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में।